पहले तो आप ये देखिए आपका रिसर्च एरिया क्या है, आप स्टडी किस एरिया में करना चाहते हैं। पहले वो डिसाइड करिए, आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है स्टडी करने का। ममता, बताइए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को लेकर के आप कुछ रिसर्च पेपर आप डाउनलोड करिए, गूगल स्कॉलर पे जाइए और वहाँ पर अपने टॉपिक का नाम डालना और पीडीएफ डाल देना साथ में। ये रिसर्च को मतलब जो भी टॉपिक होगा आपका कोई भी, और ऐसे कुछ आर्टिकल डाउनलोड कर लेना 5 6 8, और उसको फिर आप पढ़ना एक बार। देखना कि कैसे पेपर, क्या क्या उसमें स्टडी हुआ है, किस टाइप का स्टडी है। आपको अगर मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 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 स्टडी करना है, किसी ब्लॉक में या कहीं पर भी, तो आप ऐसे कुछ पेपर डाउनलोड करना है जो कि पर्टिकुलर किसी रीजन में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मेल न्यूट्रिशन पे स्टडी करना चाहते हैं, तो किसी स्पेसिफिक रीजन में आपने स्टडी किया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, हाईली एजुकेटेड, मैरिड। ओके, तो ये जो आपने यहाँ पर डाला हुआ है ना, इसको आप कॉपी करके आप पेस्ट करना गूगल स्कॉलर में। ठीक है, और बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, इंडिया के भी हो, कुछ इंडिया के बाहर के भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होंगे। उनको आप पढ़ना, कुछ 2 4 5 पेपर डाउनलोड कर लेना, पढ़ना। फिर आप देखना क्या उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत सारे मतलब रिसर्च का गैप भी लिखा होता है, फर्दर स्टडी करने के लिए क्या क्या हो सकता है। जो भी आर्टिकल लिखता है वो आगे उसकी लिमिटेशंस होती हैं, तो फर्दर वो नीचे लिख देता है कंक्लूजन के साथ साथ कि किस एरिया में और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, कहाँ फोकस करना चाहिए आगे की रिसर्च को। तो आपका फोकस वहीं पर होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। ओके, सो कुछ पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वो उनको पढ़िए, फिर मुझे बताइए क्या उसमें आपको समझ में आया कि नहीं आया। सर सपोज मेरा एक जर्नल और पब्लिश किया है, तो रिसर्च पेपर के लिए सबमिट कर सकते हैं। एक जर्नल पब्लिश्ड, जर्नल और पब्लिश्ड किया तो, और रिसर्च पेपर के लिए सबमिट कर, क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए बोलिए सरजू, क्या बोल रहे हैं? अब बोल दीजिए माइक ऑन करके। हेलो सर। यस, हेलो। सर मैं एक जर्नल पब्लिश किया, तो वो रिसर्च पेपर के लिए सही है? मैं वो रिसर्च पेपर के लिए वो सबमिट करता हूँ तो वो ठीक है? नहीं आप मेरा जनरल, वो सेम जर्नल। नहीं नहीं आप जनरल कैसे पब्लिश करेंगे? जनरल तो मतलब डेटाबेस होता है ना, आप पेपर पब्लिश करेंगे। हाँ, वो जो माने मेडिकल का जो जर्नल का जो साइट होता है वहाँ पर हाँ मैं हाँ, पब्लिश किया। तो अच्छा। वो सेम सेम पेपर मैं रिसर्च पेपर के लिए पब्लिश सबमिट किया तो वो चलेगा? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, देखो आपने मान ली कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आपने लिखा है उसको पब्लिश कर दिया, तो आप दोबारा उसको पब्लिश नहीं कर सकते हमारे कहीं पर भी, है ना। एक बार जो चीज़ पब्लिश हो गई वो फिर दोबारा आप उसको रिपब्लिश नहीं कर सकते ना, और किसी जर्नल में और किसी डेटाबेस पे। ऐसे जर्नल में नहीं, वो जो रिसर्च पेपर के लिए जो यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है, जीआर का इंटरव्यू में तो बा पीएचडी के इंटरव्यू के लिए वो तो रिसर्च जो प्रपोजल पेपर होता है। होता है उस पेपर के। नहीं नहीं हाँ हाँ सर। रिसर्च पेपर अलग होता है और प्रपोजल अलग होता है। प्रपोजल में आप कुछ भी ओ, दे सकते आई सी। हैं, मान लीजिए जो आपने पब्लिश कर दी है उसको भी दे सकते हैं, कि दिखाने के लिए कि हमने स्टडी किया हुआ है और इसको फर्दर में स्टडी करूंगा, तो प्रपोजल होता है। प्रपोजल का मतलब क्या होता है कि आप प्रपोज कर रहे हैं कि हमको इस पे स्टडी करना है। ठीक है, उसको प्रपोजल बोलते हैं। रिसर्च प्रपोजल का मतलब होता है कि आप ये बताना चाहते हैं उस प्रपोजल के अंदर कि हम इस टाइप की स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं स्टडी हो गया है, स्टडी करना चाहते हैं फर्दर, तभी आप पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रपोजल में आप प्रपोज करते हैं अपने वर्क को कि हम इस टाइप को वर्क करने वाले फ्यूचर में। तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं कि मैंने इतना स्टडी कर लिया है, और फर्दर इसमें हम ये चीज़ ऐड करके आगे और ऑब्जेक्टिव ऐड करके इस पर स्टडी करेंगे फर्दर। जैसे मास्टर्स में आपने मान लीजिए डिसर्टेशन लिखा है किसी टॉपिक पर, तो वो तो मास्टर्स का थीसिस जो डिसर्टेशन होता है छोटा सा होता है। अब उसको आप ऐड कर लीजिए प्रपोजल में और बताइए, उसमें एक्सप्लेन करिए कि दीज आर द 2 ऑब्जेक्टिव विच आई हैव कंप्लीटेड इन मास्टर्स, एंड फर्दर ये 3 ऑब्जेक्टिव और हैं जिन पे हमको स्टडी फर्दर करना है, सो आई विल डू इन पीएचडी। सो दिस इज द प्रपोजल। तो जो आप चाहे आपका पब्लिश्ड पेपर है उसको भी ओके सर। दीजिए, और कुछ ऐड करना है और भी ऐड कर लीजिए।
आपको बेसिकली ये दिखाना होता है फ्यूचर कि आप स्टडी क्या करने करेंगे, जो पब्लिश हो चुका है उसमें और कुछ एडिशन करने वाले हैं, या कुछ नए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, या उसमें उसका एरिया चेंज करेंगे, तो वो आपको प्रपोज करके बताना होता है। ठीक है, जो रिसर्च इंटरव्यू, जब भी इंटरव्यू होगा आपका पीएचडी का, उसमें वही पूछेंगे। तो आपको मास्टर्स का अगर ऐड करना है या पब्लिश जो पेपर हो चुका है उसको दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं, या कुछ नया आपको लग रहा है कि आप स्टडी कर सकते हैं तो फर्दर उसको आपको ऐड करके दिखाना होता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। और किसी को क्वेश्चन तो नहीं है रिसर्च को लेकर के? हम लोग एक क्लास करेंगे अलग से प्रपोजल के लेकर के, तो उसमें डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है। 1 सेकेंड। इस टाइप से आ रहा है। यस। पहले हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? नंबर। ओके, तो हम लोग जो है आज दिसंबर दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चन आए थे फ्रॉम द यूनिट सेकंड। ओके, जो लोग अभी नई क्लास ज्वाइन कर रहे थे बता देता हूँ कि हम लोग पहले इसी पेपर में से जो यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। लगभग 10-12 क्वेश्चन थे इसी प्रकार से। फ्रॉम द यूनिट सेकंड लगभग 8-9 क्वेश्चन आए हुए हैं। सो वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन टुडे क्लास, और जानेंगे कि किस प्रकार का अभी क्वेश्चन आ रहा है। ओके, उससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है ना। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको थ्योरी को पढ़ना होता है। ठीक है। ओके, सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर मैंने बताया था सेकंड फ्राइड के द्वारा जो बताया उन्होंने 3 लेवल क्वेश्चन पर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? थोड़ा सा मुझे खांसी है तो मे बी आई थिंक सही आना चाहिए। ओके, लुकिंग ग्लास सेल्फ, द कंसेप्ट दैट हाउ वन व्यूज वन सेल्फ इट इज नॉट अ सॉलिटरी फिनोमेना बट रादर इंक्लूड अदर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहे हैं कि कंसेप्ट का नाम बताइए जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि हाउ वन व्यू अवर वन सेल्फ, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। इट्स नॉट अ सॉलिटरी फिनोमेना, ये कोई ऐसा नहीं है कि, ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जिसमें केवल हम इन्वॉल्व होते हैं, बट रादर इंक्लूड अदर्स, इसमें और भी लोग इंक्लूड होते हैं। उसको हम बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? मिरर में देखना अपने आप को। यहाँ पर जो ग्लास है या जिसको मिरर बोल रहे हैं, वो एक सोसाइटी है, जहाँ पर सोसाइटी एक मिरर की तरह काम करती है। ठीक है, ये सोसाइटी है, ये मिरर की तरह काम करती है हमारे लिए। तो ये जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स कूले के द्वारा। बिल्कुल सीएच कूले के द्वारा कंसेप्ट दिया गया, जिसको हम बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि जो सोसाइटी है वो हमारे लिए मिरर की तरह काम करती है। जैसे मान लीजिए आपको देखना है अपने आप को, तो हम मिरर में देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो पर्सनालिटी है, हम किस प्रकार की, हमारा स्वभाव कैसा है, वो पता चलता है कि जब
जो सोसाइटी है, सोसाइटी हमको कैसे परसीव करती है, उसके आधार पर हम जो है डिटरमाइन करते हैं, या हम जो बिलीव करते हैं कि लोग हमको कैसे देख रहे हैं, और उसके आधार पर हमारी पर्सनालिटी का आकलन होता है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि हम जो कुछ अपने बारे में सोचते हैं वो हम नहीं है। मतलब आप अपने बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा बुरा, ठीक है, तो वो हम नहीं। ये बताते हैं कि जो सोसाइटी आपको कैसी परसीव कर रही है, उसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी या आपके बिहेवियर दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेंड आपको कैसे देखते हैं, आपके पेरेंट्स, ओके, आपके फ्रेंड हैं और बाकी के जो भी हैं, वो सब लोग आपको कैसे देख रहे हैं, मतलब सभी के सभी लोग सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, वो आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, उसके आधार पर आप हम अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं या सेल्फ परसेप्शन डेवलप करते हैं। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ हाउ अदर पीपल परसीव अस, लोग हमको कैसे देख रहे हैं। लोग मतलब सोसाइटी, सोसाइटी एज मिरर की तरह काम करेगी, और उसके माध्यम से हम देखेंगे कि लोग हमको कैसे परसीव कर रहे हैं, और फिर हम उसको उसके आधार पर बिलीव करते हैं कि हम हमारी पर्सनालिटी कैसी है या हम कौन है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हाउ वन व्यूज वन सेल्फ इज नॉट अ सॉलिटरी फिनोमेना, बट रादर इंक्लूड अदर्स, दूसरे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है? व्हाट्स परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चार लोगों ने कुछ बोला, तो ऐसा नहीं है कि चार लोग क्या बोल रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी है या वो आप है, वो नहीं है। आप उसको इंटरप्रेट करते हैं कि लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, उसके आधार पे आप एक इमेज क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं आप वो नहीं है, ना ही और बाकी लोग आपको बारे में क्या सोचते हैं आप वो हैं। आप वो हैं जो दूसरों के क्या परसेप्शन है आपको लेकर के, लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, पूरा उसको आप इंटरप्रेट करते हैं। वो जो उसको हम बोलेंगे हमारा लुकिंग ग्लास सेल्फ, या हमारा जो एक बोल सकते हैं पर्सनालिटी, या हमारा बिहेवियर। सो इट्स लुकिंग लाइक इन मिरर, मिरर इज लाइक ए सोसाइटी। और इसमें जो है हमारा खुद का इंटरप्रिटेशन होता है कि हाउ अदर पीपल परसीव, लोग हमको किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे चार लोग आपको अच्छा बोलेंगे कि आप अच्छे ऑनेस्ट हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अगर 10 लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं समथिंग विच इज इन माई पर्सनालिटी, शायद मैं ऑनेस्ट हूँ, उस चीज को आप देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली चार लोगों ने क्या बोला आपने उसको मान लिया कि हम हमारा पर्सनालिटी है, हमारा बिहेवियर इसी प्रकार का है। आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि दूसरे लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, उसके आधार पर आप अपनी पर्सनालिटी को दिखाते हैं, या बनती है पर्सनालिटी या बिहेवियर आपका। समझ में आ रहा है? बताइए। सर सेल्फ एवेल्युएट करने करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन। हाँ देखो, ये जो लुकिंग ग्लास थ्योरी है ना, ये इसमें इन्होंने बताया है कि हमारा जो सेल्फ होता है वो हम ऐसे ही इवेल्युएट करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं कि लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, दूसरे लोग, ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन, कि दूसरे लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, उसके आधार पर जो आप एवेल्युएट करते हैं या इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारी वो पर्सनालिटी होती है या हमारा बिहेवियर होता है। दैट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, आगे और भी थ्योरी है जिसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे कि जीएस मीड की थ्योरी है, जहाँ पर वो बताते हैं कि हमारे पर्सनालिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। ओके, जिसमें उन्होंने बात की है आई की और जो है मी की। ठीक है, वो हमारा एक सेल्फ कंसेप्ट होता है एक। प्लीज म्यूट कर लीजिए। क्या हो गया, कुछ पूछ रहे हैं? म्यूट करिए। जीएच मीड की थ्योरी जो है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आएंगे, जहाँ पर हमें बताया है कि उन्होंने बताया दो कंपोनेंट के बारे में। आई जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है, मी जो होता है सोशलाइज एस्पेक्ट होता है, कि बाकी के लोग क्या, सोसाइटी आपको कैसे परसीव करती है, उससे आपका मी डेवलप होता है, और मी के आधार पे आपका आई डेवलप होता है। हाँ, मी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड आई सेल्फ। ठीक है, आई आपका सेल्फ एस्पेक्ट होता है, मी आपका सोशल एस्पेक्ट होता है सोसाइटी के द्वारा, और आई आपका डेवलप होता है थ्रू दी मी।
मी जिस प्रकार का डेवलप हो रहा है उसी प्रकार से हमारा आई या सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन में लिखा है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। तो ये तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन अलग है, इसका फोकस होता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे बदलेगा थ्रू दी रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। इट्स नॉट अबाउट द सेल्फ परसेप्शन। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, उसके लिए अलग थ्योरी है। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि पेयरिंग करना। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। कंडीशनिंग जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ किस प्रकार से जो है डॉग को कंडीशन किया जाता है। एक डॉग के सामने फूड लाया जाता है, ठीक है, सिंपल, वो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। उसमें कोई कंडीशनिंग नहीं है। फिर उसके साथ साथ बैल बजा जाती है, घंटी बजा जाती है, तो धीरे धीरे करके जो है डॉग है वो कंडीशन हो जाता है विद द बैल। मतलब जब घंटी बजा जाएगी तो वो सेलिब्रेट करेगा, मतलब उसके मुंह में पानी आएगा। पावलव थ्योरी, हाँ। ओके, वो कंडीशनिंग का आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कंडीशनिंग तो यहाँ पर जो बात की जा रही है सेल्फ परसेप्शन की, विच इज नॉट रिलेटेड टू दी कंडीशनिंग, और ना ही लर्निंग है। लर्निंग का मतलब होता है कि नॉलेज को एक्वायर करना, स्किल को एक्वायर करना, दैट इज लर्निंग। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इस एग्जाम में। आई थिंक सभी ने कर दिया होगा। अगर थोड़ा सा याद होगा कि यहाँ पर किसकी चर्चा की जा रही है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन ये रिलेटेड नहीं है ना। इवान पावलोव की जो थ्योरी है, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिकल का मतलब होता है पुरानी, जो शुरुआत में, जो पहले 19वीं सेंचुरी में जो इस प्रकार की थ्योरी यूज होती थी, या बोल सकते हैं उससे पहले भी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी थ्योरी जो कि 19 अर्ली 19 या लेट 19 में जो है ये उस टाइम पे इमर्ज हुई। बेसिकली इनका काम था कि जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पर इफेक्टिव तरीके से वर्क करना, या ज़्यादा प्रोडक्शन हो एफिशिएंट तरीके से, ठीक है, उस उसको लेकर के वहाँ पर बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी उनका यूज किया जाता था। ठीक है, ताकि मतलब समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए वहाँ के और कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना, ताकि बेहतर तरीके से एफिशिएंट और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कंपनी के अंदर ज़्यादा मुनाफा हो, तो उनके लिए कुछ थ्योरी वो यूज करते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आपका मैकेनिकल थ्योरी और ये बिहेवियरल थ्योरी नहीं आएगा। मैकेनिकल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी होगा। ओके, तो साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी का सिंपल मतलब ये है कि जहाँ पर प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मल्टीपल टास्क जो होते हैं वो दिए जाते हैं लोगों को। साइंटिफिक सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना जो वर्कर हैं, एफिशिएंट तरीके से सुपरविजन करना उनका, ताकि बेहतर परफॉर्म कर पाए टास्क जो उनको दिए जा रहे हैं, बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। वो साइंटिफिक तरीका, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का मतलब होता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, वो एक ही बात है। यहाँ पर हम मैनेजमेंट लगा सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल, जहाँ पर हम ब्यूरोक्रेसी का यूज करेंगे, इसका मतलब हुआ कि उस संस्था के अंदर प्रॉपर हिरार्की होगी। ओके, मल्टीपल जो पोस्ट होते हैं डिफरेंट, जैसे मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, कोऑर्डिनेटर है, उसके ऊपर भी है, तो एक प्रॉपर हिरार्की होगी। डिवीजन ऑफ लेबर होगा सही तरीके से। रिटन रिटन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। प्रोसीजर्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको फॉलो करना होता है। और जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी बेस्ड ऑन द मेरिट्स। वो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या मैनेजमेंट थ्योरी, जिसका हम यूज करते हैं ताकि जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही इंसान को मिले, सही से परफॉर्म कर पाए वो। प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना, हायरार्की जो अथॉरिटी है उसको उसको फॉलो करना, प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग होगी। तो इससे क्या होता है, कंपनी के अंदर ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से एफिशिएंसी बढ़ती है, तो साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो उसके लिए ये मैकेनिकल, बिहेवियरल और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें बिहेवियरल थ्योरी नहीं है, क्योंकि बिहेवियरल थ्योरी तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका बिहेवियरल थ्योरी का काम होता है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें।
क्या क्या अप्रोच हो सकती हैं जिसके तरीके से हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, तो वो अलग है, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है। तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ठीक है। एग्जाम में अगर आ जाए तो याद रखना, ये तीन है थ्योरी जनरली होती है, जैसे मैकेनिकल थ्योरी इसमें लिखा है, डायरेक्टली मैकेनिकल नहीं होता है, लेकिन एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, दूसरा होता है साइंटिफिक, तीसरा होता है जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक जो मैनेजमेंट है किसके द्वारा दी गई थी, ये एफ टेलर के द्वारा। और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, सॉरी, ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया गया है, वन सेकेंड, इनको लिखते जाना, साथ में नोट्स बना लेना। हेनरी फ्योल। साइंटिफिक मैनेजमेंट फेडरिक टेलर। और ये आपका मैक्स वेबर। तो ये जो तीन प्राइमरी बोल सकते हैं, स्कूल ऑफ थॉट है, इस क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर ही, जिनका यूज किया जाता है डिफरेंट तरीके से, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा एफिशिएंट बना पाए, इफेक्टिव बना पाए। क्लियर है? बोलिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन जो है, एक डायरेक्ट थ्योरी जो होती है ना, उस टाइप से क्वेश्चन नहीं आ रहे, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा अलग घुमा कर पूछा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर देख पाएंगे। व्हाट आर द टू लाइफ एनर्जीज, इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव। सभी जो है जीवों में जो होती है, ये दो फोर्स, दो एनर्जी पाई जाती है। यहाँ पर बात की जा रही है लाइफ की दो एनर्जी की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, जो कि सभी पाई जाती है। सी जैसे कि स्लीप है, ड्रीम है, इंसाइट, सभी में पाई जाती है, लेकिन दीज आर नॉट एनर्जी और फोर्स जो कि किसी भी पर्सन को कुछ करने के लिए वो प्रोत्साहित करे, या कुछ करने के लिए कारक हो। स्लीप कैसे होगा? स्लीप तो, स्लीप फोर्स नहीं है ना। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखो पांचों चीजें हर एक इंसान में पाई जाती है, बट दीज आर नॉट अ एनर्जी और समथिंग फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है कि आप कुछ करेंगे, यू विल टेक सम एक्शन, दैट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव समथिंग। एनर्जी का काम क्या होता है? तो सपना कोई एनर्जी नहीं है ना, सपना इट्स नॉट अ फोर्स। ये तो नेचुरल फिनोमेना है, बेसिक चीज है सपना, नींद आना। ये तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो होती है चीजें होती हैं, वो तो ड्राइव करती है किसी पर्सन को।
और देखो मैंने बताया था मतलब थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो उसमें लिखा था साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई थी सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि एक जो एनर्जी होती है जिसको लिबिडो बताया उन्होंने, बोला वो किस प्रकार से फंक्शन करती है। इसको लिबिडो ही बोलते हैं या फिर इर बोलते हैं या फिर इसको सेक्सुअल अर्ज बोलते हैं। तीनों नाम याद रखना, एग्जाम में कोई भी एग्जाम आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द टू लाइफ एनर्जी स्टिक्चुअल फोर्सेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव। तो इसको लिबिडो बोलते हैं या इद बोलते हैं या फिर सेक्सुअल अर्ज बोलते हैं। तो ये होगा, ये कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, ये हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है, जो कि इन्होंने एक्सप्लेन किया सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा साइकोसेक्सुअल थ्योरी में। इन्होंने 5 स्टेज बताई साइकोसेक्सुअल थ्योरी। कौन कौन सी स्टेज है? ओरल, एनल, पैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। ओके, तो ये बताते हैं कि किसी भी पर्सन की जो ओवरऑल पर्सनालिटी का फॉर्मेशन होता है, ओके, उसके पीछे जो फोर्स होता है, जो एनर्जी होती है, जो ड्राइविंग फोर्स होती है पर्सनालिटी के विकास में, यही होती है जिसको लिबिडो बोला है इन्होंने। उन्होंने बताया कि डिफरेंट स्टेज के अंदर, मतलब डिफरेंट एज के अंदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जो एनर्जी फोकस करती है, उसी के माध्यम से पर्सनालिटी का उसका विकास होता है। ओके, सही से अगर परफॉर्म कर पाता है उस स्टेज को, अगर उस स्टेज को सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा पर्सन, तो कहीं ना कहीं फिक्सेशन आता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 स्टेजेस जहाँ पर उन्होंने बात की है लिबिडो की, कि लिबिडो के माध्यम से जो ड्राइविंग फोर्स है, जिसको ईद बताया, सेक्सुअल अर्ज बताया, जो कि पीछे होता है किसी पर्सन की पर्सनालिटी के विकास में, डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और दूसरा है यहाँ पर अग्रेशन, कि ये आपका नेगेटिव बोल सकते हैं कि एनर्जी है, फोर्स है। सॉरी। और साथ साथ यहाँ पर ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी में बताते हैं कि जो जन्म से लेके 5 साल तक, 3 साढ़े 3 साल तक जो है बच्चे के जो विकास होता है, उसकी जो पर्सनालिटी का फॉर्मेशन होता है, वही बाद में उसकी लाइफ टाइम इन्फ्लुएंस करता है, या बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि जन्म से लेके 3 साल तक जो जितना उसका विकास होगा, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी का विकास होगा, वही बाद में इन्फ्लुएंस करता करता है। अर्ली जन्म से लेके 5 साल तक के बीच में जो विकास होगा उसका पर्सनालिटी का, वही इन्फ्लुएंस करेगा बाद में, फ्यूचर में, लेटर इन दी लाइफ। तो ये उसको बाद में क्रिटिसाइज किया गया उनकी इस थ्योरी के इस कंसेप्ट को, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर इन्होंने बात की है लिबिडो की। दूसरा है यहाँ पर अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब देखो, लिबिडो का जो फोकस होता है, ये जिसको हम लाइफ इंस्टिंक्ट एनर्जी बोल रहे हैं या स्ट्रक्चरल फोर्स बोल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमेशा एसोसिएट होती है लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी हम पूरी लाइफ में करते रहते हैं, तो उसमें ओके प्लेजर है, क्रिएटिविटी है, लाइफ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, उस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द लिबिडो। ठीक है, और दूसरा है दैट इज अग्रेशन, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, आगे पढ़ेंगे, थैनाटोस। ठीक है, ये बोल सकते हैं, ये जैसे कि एक एनर्जी या इंस्टिंक्टिव फोर्स होता है, इसी प्रकार से ये डेथ इंस्टिंक्ट होती है या एग्रेसिव इंस्टिंक्ट होती है, नेगेटिव बोल सकते हैं, जो कि जिसका फोकस होता है डिस्ट्रक्शन पर, अग्रेशन पर। ठीक है, इसको बोलते हैं अग्रेशन या थैनाटोस बोलते हैं। तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दो बातों की चर्चा की गई, एक तो है आपका इरोज, दूसरा है थैनाटोस। इनको अच्छे से याद करना, यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, इरोज का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर मैंने बात की है, लाइफ एनर्जी इंस्टिंक्ट फोर्स। ओके, जो कि लाइफ को बनाने के लिए हम यूज करते हैं या लाइफ को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होती है। लाइफ अफर्मिंग एक्टिविटी के लिए हम लोग इरोज का यूज करते हैं, या अर्ज जो लिबिडो है उसको हम यूज कर सकते हैं। इसको इरोज बोला है इन्होंने। दूसरा जो कि यहाँ पे लिखा एग्रेशन, तो उसका ये है थैनाटोस, जो कि नेगेटिव एनर्जी होती है बोल सकते हैं। ठीक है, ये एसोसिएटेड होती है डिस्ट्रक्टिव और अग्रेसिव इम्पल्सिस पे, कि जो कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं आपके मन के अंदर, किसी के अंदर आ रहे हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा बिहेवियर है,
जैसे वायलेंस करना, कन्फ्लिक्ट करना, झगड़ा करना, सोशल स्ट्रक्चर को में उसको चैलेंज करना, ब्रेक डाउन करना, तो ये क्या नेगेटिव चीजें है, तो ये आपकी आएगी थैनाटोस के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करता है डेथ इंस्टिंक्ट को, या नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को, प्रोवोकिंग थॉट्स को, अग्रेसिव थॉट्स को। ठीक है, इसको थैनाटोस बोलते हैं। तो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड के द्वारा इन दोनों की चर्चा की गई। ये दो फंडामेंटल कंसेप्ट साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है इनकी, उसमें इन्होंने कंसेप्ट को प्रपोज किया, उन्होंने बताया, ये बताया कि दो जो अपोजिट एनर्जी होती है, फोर्सेस होती है, इंस्टिंक्ट होती हैं, जो हमारे बिहेवियर को, हमारे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है, बदलती है, कोशिश करती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रेशन हो गया पहला, दूसरा हो गया लिबिडो। यहाँ पर हम इरोज बोलेंगे या थैनाटोस बोलेंगे, तो एग्जाम में अगर ये से आ जाए इस टाइप से लिख के, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी आ सकता है। क्लियर है? बताइए। गिव मी 1 मिनट गाइस। ओके, तो ये जो सिगमंड फ्राइड बताते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर कि जो इरोज है और थैनाटोस है, हमारा फोकस होता है कि जो अपोजिट एनर्जी है, जो इंस्टिंक्ट है, उनको बैलेंस करने की कोशिश करना दोनों के बीच में, लाइफ अफर्मिंग एनर्जी और लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, इस प्रकार से हम बैलेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं ये 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, या इनकेस ऐसा भी आ सकता है इरोज थैनाटोस के बारे में, या कौन सी थ्योरी में बताया गया, दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी, और जो साइको सेक्चुअल थ्योरी है जहाँ पर उन्होंने 5 स्टेज दी है। ठीक है, वहाँ पर भी इन्होंने इसी की चर्चा की है, जो एनर्जी है, जो लिबिडो, इसको ईद बोला या सेक्सुअल अर्ज बोला, किस किस प्रकार से जो है डिफरेंट स्टेज के अंदर, डिफरेंट जो है पार्ट्स में ये एक्टिव रहती है, और उसी के माध्यम से पर्सन जो है डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सही से परफॉर्म करेगा तो उसकी बेहतर पर्सनालिटी डेवलप होगी, अगर परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस स्टेज के अंदर, तो फिर कहीं ना कहीं जो है फिक्सेशन आता है। क्लियर? ये सब लिखते जाना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एट्रीब्यूशन थ्योरी फोकस ऑन द वे पीपल इन्फर कॉज। क्लास के अंदर है अभी 20 पार्ट्स में। एवरीबडी प्लीज, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है ना, तो आप लोग पूछ लीजिए, या फिर और जो भी एक्स्ट्रा जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, जो देखो हर चीज़ नोट्स के अंदर नहीं होती है ना, नोट्स जो बना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग नोट्स बने हैं, पीडीएफ है आपके पास। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ क्लास के अंदर, सो आपको हमेशा उसको लिखते जाना है डेली, हर एक यूनिट के 1-2 पेज पेपर पेपर जो है